हाय एवरीवन। आज हमारे साथ मुकेश झा हैं। ये अभी दिल्ली इनकम टैक्स में एज अ कमिश्नर सर्व कर रहे हैं और पहले कल्चरल मिनिस्ट्री में थे। और आपने ड्यूक यूनिवर्सिटी से भी पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स किया हुआ है। और ये हमारे साथ आज हैं टू डिस्कस द टॉपिक जो हम लोग बहुत पहले से भी सोच रहे थे डिस्कस करने के लिए, कि हाउ टू क्राफ्ट योर ओन फिलोसफी। कि जीवन में आप अपनी विचारधारा कैसे बनाएं, या फिर एक वर्ल्ड व्यू जो होता है जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारी चीजों के लिए आपके अंदर बहुत सारी बायसेस होती हैं, तो क्या चीज जो है जो आपका अपना विचार है, जो ट्रुथ जिसको बोल सकते हैं, और क्या चीज जो है जो आपने इनहेरिट किया है सोसाइटी से। तो इस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपसे सर पूछना चाहूंगा कि वाई डू वी इवन नीड आवर ओन फिलोसफी, क्या जरूरत ही क्या है इस। फिलोसॉफी एक ऐसा शब्द है जिसको काफी अलग अलग तरीके से व्याख्यायित किया गया है, लेकिन ये मिसअंडरस्टूड शब्द है मेरे हिसाब से। फिलोसॉफी को जेनरिक टर्म में ले कि जीवन को देखने की एक दृष्टि है। मेरा ऐसा मानना है कि हर एक व्यक्ति में जीवन को देखने की एक दृष्टि होनी चाहिए और होती भी है। बस उसको एक स्थिरता और उसको एक ठोस रूप में डालने की जरूरत है और निरंतर उसको देखते जाना है, उसका मूल्यांकन करना है कि ये दृष्टि मेरे लिए कारगर है या नहीं। कोई भी दृष्टि जो है समय के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से उसका एक अलग डेवलपमेंट होता है, इवॉल्व होता है। तो आपने पूछा क्यों इसकी जरूरत थी। मेरा ऐसा मानना है कि जीवन जीने के लिए दृष्टि तो चाहिए ही आपको। जैसे जैसे अनुभव आते हैं किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए या ग्रोथ के लिए, इवॉल्व होने के लिए एक दृष्टि चाहिए, एक इंसाइट चाहिए। और इसलिए बहुत ही आवश्यक है आज के दिन में, जबकि हम कई तरह के अड़चनों से और कई हमारा चर्निंग पीरियड ये कह सकते हैं ह्यूमैनिटी का। टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा स्पीड बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के कारण, मशीन लर्निंग, इससे मनुष्य का अस्तित्व आगे क्या होगा, हमारा, हमारे आने वाले वंशजों का क्या आगे अस्तित्व होने जा रहा है। तो कैसे अपने जीवन के रेलिवेंस को मान सकते हैं, कैसे इसको आगे देखना है, इसके लिए दृष्टि चाहिए। और फिलोसॉफी और क्राफ्ट विद फिलोसफी, जैसे हम रिटर्न सिस्टम में बात करने जा रहे हैं, इसी चीज को वो दिखाता है। तो जो एक मनुष्य जो कैरी कर रहा है अपना थॉट प्रोसेस, तो जो हम लोग डिस्कस भी करते हैं कि नेचर वर्सेस नर्चर होता है। कि जो भी आपके दिमाग में चल रहा है या फिर आपकी जो भी पर्सनालिटी बनी है, उसमें बेसिकली दो कंपोनेंट हो गया। एक आपका नेचर, इनेट नेचर क्या था, जो कि जेनेटिक होगी, आपको अपने माँ बाप से मिली है। दूसरा, आप किस सोसाइटी में पले बड़े हैं, जो नर्चर, आपको नर्चर किस टाइप का मिला। तो इस पे आप कुछ ऐसे प्रकाश डालना चाहेंगे। बिल्कुल सही बात कि नेचर और नर्चर यही दो चीजें होती हैं। नेचर जो कि हम अपने माता पिता से लेके, अपने आसपास के परिवेश से लेके, जेनेटिक फॉर्म में लेके बढ़ते हैं। और परिवेश जो है वो नर्चर का कॉन्सेप्ट के हिसाब से, या आपके का जैसा भी परिवेश होता है उस हिसाब से आपके विचार बनते हैं। तो नेचर और नर्चर दोनों चीज है, लेकिन एक समय आने पर ऐसा होता है कि नर्चरिंग, क्योंकि अभी जेनेटिक्स में जो इन्वायरमेंट का क्या प्रभाव है उस पर भी काफी बातें होने लगी हैं, तो नर्चरिंग का काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और इस तरीके से इसको देखा जाए तो हमें अपना परिवेश, हमें अपने परिवेश को अच्छी तरीके से देखने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि परिवेश से हम अच्छी चीजें भी ले सकते हैं, हम खराब चीजें भी ले सकते हैं। फिर से वही चीज आती है कि आपकी दृष्टि क्या है देखने की, आप कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, सारे अनुभवों को आप किस तरीके से ले रहे हैं। इसके लिए कई तरह की फिलोसॉफियाँ हैं। वेस्टर्न फिलोसॉफी, ईस्टर्न फिलोसॉफी है। वेस्टर्न फिलोसॉफी बेसिकली बहिर्मुखी है, बाहर की तरफ, समाज और कम्युनिटी को ज़्यादा रोल देता है। जबकि हमारे यहाँ उपनिषद में आत्मबल या आत्म अंदरूनी तत्व को ज़्यादा तवज्जो दी गई है। तो हर तरह की फिलोसॉफी है, आप देखिए, उसको समझिए, आप अपने अनुभवों को समझिए, जो चीज़ आपके लिए वर्क करता है उसको अपनाइए। तो नर्चरिंग में ये सारी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि नेचर का पार्ट एक पार्ट है। आगे पूरी जिंदगी आप नर्चर होते रहते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं, अनुभवों को लेते रहते हैं, हर तरह के अनुभव को लेते रहते हैं, अच्छे बुरे। इससे आपका आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। तो
आवश्यक रूप से कहा जा सकता है कि नर्चरिंग जो पार्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेचर एक बेस है, नर्चरिंग उसको अभी इवॉल्व करता है, उसको आपको जहाँ ले जाना वहाँ पहुँचाता है। तो इस तरीके से इसको हम देख सकते तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि मेरे अंदर कुछ ट्रेड्स हैं, तो क्या नर्चर है क्या नेचर है? क्योंकि आई नीड टू बी कॉन्शियस अबाउट माई सेल्फ, राइट? कि अगर मैं कुछ अपने में स्ट्रेंथ देखना चाह रहा हूँ, वीकनेस देखना चाह रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि क्या चीज़ मुझे नेचर से है और क्या चीज़ मेरा नर्चर से है। तो ये इस पे आपका क्या टेक है कि कैसे आदमी आइडेंटिफाई करे अपने आप को? हैं। इतना इसमें ये आइडेंटिफाई करना कि यहाँ सिर्फ बात सिर्फ इतनी है, एक वर्ड है, फिर से जेनरिक वर्ड ही है, बट इसका बहुत इंपॉर्टेंस मैं मानता हूँ कि हम लोग के जीवन में है। वो वर्ड है माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस का अर्थ यही हुआ कि अपने को दूर से देखना, आत्मान्वेषण करना, अपने आप को देखना, ऑब्जर्व ऑब्जर्व करना, अपने आप को हर तरीके से ऑब्जर्व करना। जैसे कि शेक्सपियर ने भी कहा है कि वह संसार जो है एक रंगमंच और हम सब कठपुतली है, पात्र एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो अपने आप को हर हमेशा आप रोल प्ले करते हुए देखते हैं और अपने अपने व्यक्तित्व से अपने आप को एक डिफ्रेंशिएशन पैदा कर सकते हैं। तो वो जो भी चीज़ें, जो भी अनुभव से आप गुजर रहे हैं, उसका प्रभाव काफ़ी कम होता है। तो इस बहस में पढ़ने की कितना नेचर है कितना नर्चर है ये उतना आवश्यक नहीं है। उससे अधिक आवश्यक है कि माइंडफुलनेस के साथ में हम अपने अनुभवों को देखें और उन अनुभवों से सीखें कि क्या चीज़ें मेरी वर्क कर सकती है, मेरे विकास के लिए या मेरे जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए क्या वर्क कर सकती है, क्या वर्क नहीं कर सकती। और इसलिए मैंने शुरू में ही कहा, ये एक स्टैटिक चीज़ नहीं है। आपकी फिलोसॉफी जो है, जो आप क्राफ्ट करेंगे, वो डायनेमिक्स इसका चेंज होता रहता है और होगा ही। एक स्थिर आइडियोलॉजी लेके चलना आज के समय में एक बेसिक तत्व हो सकते हैं, जैसे कि आपका नेचर और इस तरीके का बचपन से साहसी में भी इसमें बहस हो सकती है कि साहस का जो तत्व है वो आता कैसे, बचपन से ही आप साहसी हैं या साहसी हो गए हैं, ये एक अलग विषय है और काफी इस पर अध्ययन चल रहा है। लेकिन अगर आपको ऐसा मानना है और आपको लगता है, कई लोग कहते हैं और आपको खुद से ऐसा लगता है कि मेरे में ये गुण जो है, ये नैसर्गिक गुण है, बचपन से मुझे मिला है, गॉड गिफ्टेड जिसको कहते हैं, साहसी है, साहस, बोल्ड डिसीजन लेने की क्षमता अगर आप में है, तो उसको आप एक पॉजिटिव बुक में लेके चलें। तो माइंडफुलनेस का यहाँ पर रोल आता है इस तरीके से कि उस पर जो है, अगर कोई चीज़ नेचर ने आपको दिया है तो उसके लिए आप नेचर को धन्यवाद करेंगे, उसके लिए क्रेडिट आप खुद नहीं लेंगे। होता क्या है कि उस चीज़ का ईगो हमें आ जाता है। हम साहसी बचपन से हैं, लोग हमें कह रहे हैं साहसी है, करेजियस है, बोल्ड है, उसको हम अपने ऊपर ले लेते हैं एक ईगो के तौर पर, और फिर ये हमारा नुकसान करने लगता है। तो जो चीज़ नेचर ने आपको दिया है उसको आप नेचुरली लें। नेचर ने दिया है इसको, और इसके लिए हम नेचर के प्रति, नेचर का रूप कई तरह से होता है। कई लोग ईश्वर को मानते हैं कि ईश्वर है, कई लोग मानते हैं कि अज्ञात शक्ति जिसके बारे में नहीं जानते। तो जो भी है उसके प्रति एक जो ग्रेटिट्यूड का भाव रखें, उसको उस तरीके से उपयोग करें, और फिर नर्चरिंग का पार्ट जो है, जो आपका अनुभव है, उसको उसके हिसाब से आगे। तो मोटे तौर पर इस तरीके से हम इसको देख सकते नहीं, आपने ये बहुत अच्छी बात बोली कि आप वो चीज करो जिससे आपकी लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ आप बढ़ पाओ। फिर बट यहीं पे क्वेश्चन इस चीज पे भी आ जाता है कि जब आप अपनी फिलोसफी क्राफ्ट करने की बात करते हो, तो बहुत सारे लक्ष्य जो मैं लेके चल रहा हूँ बचपन से, हो सकता है वो मेरा लक्ष्य ही ना हो। वो मेरे दिमाग में एक इम्पोज थॉट है जो मेरे सामने वालों से आया हो। तो आदमी एक लक्ष्य कैसे तैयार करे? मतलब कि कुछ हो सकता है मेरा कुछ स्किल सेट है, कुछ मेरी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि मैं कहाँ पे पैदा लिया हूँ, मैं किस सोसाइटी से सराउंडेड हूँ। अब मैं यूएस में अगर हूँ तो मेरे लिए लक्ष्य कुछ और हो सकता है, बिकॉज ऑफ सिलिकॉन वैली वहाँ सामने है, टेक्नोलॉजी बहुत ही एक्सिलरेटेड थी। अगर मैं इंडिया में पैदा हूँ और इंडिया में भी let's say मैं बहुत ही टियर 3 सिटी में पैदा हूँ, तो मेरे लिए लक्ष्य कुछ और होगा। तो एक इंडिविजुअल कैसे लक्ष्य निर्धारित करे जो कि उसके तरफ वो फिर आगे काम करते रहे जिंदगी में और उसी के अराउंड पूरा रिवॉल्व करे? हैं। इसके लिए फिर से हम अपने अंदर जाना हो, हमें ये देखना चाहिए। फ्लो स्टेट की बात होती है कि कोई कार्य हम करते हैं उसमें एक फ्लो स्टेट होता है, इस तरह से उसमें रम जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि समय कैसे बीत गया। और एक होता है कि ड्यूटी, जैसे कि आमतौर पर लोग जॉब करते हैं ड्यूटी के तौर पे। तो हमें ये पता होना चाहिए, और ये फिर से अपने अंदर जाने से पता होता है कि हमारा फ्लो स्टेट, हमारा जो पैशन है वो किस चीज़ में है। आप ढूंढे या ढूंढने जाए, उस पर समय दें तो ये आपको पता चल जाता है।
मेरा ऐसा मानना है कि आपका पैशन जो है, अगर आपका जॉब बन जाए, उससे आपकी अर्निंग होने लगे, तो फिर वही आपका लक्ष्य है। ये भी हो सकता है कि आपके कई पैशन हो सकते हैं, एक से अधिक पैशन हो सकते हैं, उसमें भी आपको पता होता है कौन सा पैशन जो है आपके लिए नंबर 1 है, कौन सा नंबर 2 है। पैशन चेंज भी हो सकता है। तो फिर उसमें यही चीज है कि अपने अंदर जाके हम ये देखें कि पैशनेट हम किस चीज के लिए हैं। एक आइडियोलॉजी के लिए हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी में किसी इनोवेशन के लिए हो सकते हैं, म्यूजिक के लिए हो सकते हैं, या फिर आप आर्टिकुलेशन के लिए वो एक ओरेटर के तौर पे आप बनना चाहते हैं, कुछ लीडर बनना चाहते हैं, एक चेंज एजेंट बनना चाहते हैं। कई सारे माध्यम हैं जिसके जरिए आप जो है समाज में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो अपने आप को अंदर जाए, पहचाने कि आपका पैशन क्या है, किस चीज में आप फ्लो स्टेट में हैं। उस फ्लो स्टेट में जिस चीज में आप हैं, उस चीज को अपना, उस लोकेशन को अपना जो है पेशा बनाए, उससे अर्निंग करें। इससे बेहतर चीज कोई नहीं हो सकती। हमारे साथ सबसे अधिक समस्या है कि हम लोग उस तरीके से सोच ही नहीं पाते। तो इसमें अनलर्निंग, हमने सारा कुछ अभी तक लर्न किया, शुरू से लर्न किया, इसलिए एक कंसेप्ट आता है अनलर्निंग का। अनलर्न करें चीजों को, जो सीखा है उसको छोड़े छोड़े रीनवे करें अपने आप को। फिर एक न्यूट्रल तरीके से देख पाए अपने को कि भाई हमें, हमारा पैशन क्या है, हमें क्या जरूरत है। फिर उसमें वही टूल के तौर पे आपके पास काम आ है, वही सब माइंडफुलनेस। तो इसमें जब आप बोल रहे हैं कि पैशन ढूंढने के लिए, तो इसमें आपको क्या लगता है फिजिबिलिटी का क्या योगदान है? कि लेट्स से मैंने मेरा बचपन से पैशन था और अभी भी पैशन है कि मुझे स्पोर्ट्स में बहुत मजा आता है। अब मानो मैं 35 साल का हो गया, मुझे स्पोर्ट्स में बहुत मजा आता है, मुझे अभी भी वेट लिफ्टिंग में बहुत मजा आता है, बट मुझे पता है कि 35 साल की उम्र में ये फिजिबल नहीं है, या फिर लेट्स से आपके अराउंड और भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, आपकी फैमिली आ जाती है, ये सारी चीजें आती है। तो फिर ये आपकी फिलोसफी में एक प्रैक्टिकलिटी बोल दो या फिजिबिलिटी बोल दो, ये कैसे फिट बैठेगा? देखिए आजकल एक तरह से हम काफी अच्छे समय में भी जी रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट के कारण काफी चीजें डेमोक्रेटाइज हो गई। हमारा जो मार्केट है, ग्लोबल मार्केट। तो मेरा ये मानना है कि एक एवरेज व्यक्ति भी, जो एवरेज इंटेलेक्ट के साथ भी, वो भी अगर इस प्रोसेस में जाता है, तो फिजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट जो है कि फिजिबल होगा या नहीं होगा, वो चीजें गौन हो जाती है। उसमें आप एनर्जी लगाएं, इन्वेस्ट करें, तो कुछ ना कुछ रास्ता निकलता है। अगर आप पैशनेट सही में उस चीज के लिए हैं, तो रास्ता निकलता है। और चूंकि आपका मार्केट अब बहुत बड़ा है, आप देखिए कि हर चीज का, आज आप देखिए कि रील है, रील मेकिंग के थ्रू भी लोग अर्न कर रहे हैं। काफी इनेट कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, उसका व्यूअरशिप है, उसका एक मार्केट है, उसका एल्गोरिदम है, वो पकड़ के आप इंटरटेन कर रहे हैं। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हीलिंग में, तो कई तरह के क्षेत्र खुल गए। तो अगर पैशनेट है तो वो आपको डिस्टिंक्ट बनाएगा, और उसके जरिए फिजिबिलिटी वाला प्रश्न जो है, वो पिछले जमाने की बात हुई कि फिजिबल है या नहीं। लेकिन पहला पहला लक्ष्य तो यही होना चाहिए कि हम ये जाने कि क्या पैशन है, उस पर हम कुछ कार्य करें। मान लिया कि फिजिबिलिटी वाले एस्पेक्ट में आया कि नहीं, वर्क नहीं हो सकता, अभी इस आइडिया का समय नहीं आया है, अभी इसको नहीं, वर्केबल नहीं है, हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है, आपको अपना एक लाइफ का एक स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना है, जीना भी होगी, आवश्यक है। तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि आपका 24 घंटे के समय में आप बांट लें उस तरीके से? जब तक वो फिजिबल नहीं होता तब तक आप कुछ ऐसा कार्य करें काम के तौर पे, ये काम से मुझे रोटी मिली है और ये काम मेरा पैशन है। क्योंकि एंड ऑफ द डे आप खुद ही सोचो इस चीज को, क्या चीज करने में आपको अच्छा लगता है। अच्छा लगने के लिए हम लोग, सब लोग बेताब है, सब लोग चाहते हैं किसी न किसी प्रोसेस में अच्छा लगे। किसी को वैलिडेशन से अच्छा लगता है, किसी को मन में शांति आती है तो अच्छा लगता है, सबका अपना यार्ड स्टिक है। तो अच्छा लगना जो हॉर्मोनल चीज है, उसी चीज के प्रयास में हम सारे लोग लगे हुए हैं। तो अच्छा आपको तभी लगता है जब आप फ्लो स्टेट में है, जब पैशनेट जिस चीज के लिए है, उस चीज को आप करते हैं, उस समय का पता नहीं चलता है, वो अच्छा लगना होता है। तो वो उसको तो आप रखिए ही रखिए। अगर फिजिबल नहीं है, प्रयास करने के बाद फिर भी लगता है कि नहीं है, तो अपने समय संसाधनों को इस तरह से विकसित किया जा सकता है जिससे हमको अपने लक्ष्य को बढ़ने में सहायता मिले, और प्लस हमारा जो है एक अपना लाइफ का स्टाइल जो जरूरी मूलभूत जरूरतें हैं, वो पूरा हो सके। ये कॉन्सेप्ट आपने एक बहुत अच्छा बोला, फ्लो स्टेट का। इस पे और कुछ आप थोड़ा एलेबोरेट करेंगे कि फ्लो स्टेट आप किस चीज को एग्जैक्टली बोल रहे हैं? इज इट अबाउट मोमेंटम, या फिर कैसे आप, कोई चीज आपको नेचुरली आ रही है? इस पे थोड़ा सा आप बहुत सही शब्द आपने बोला, नेचुरली। कौन चीज, जैसे आप जिमिंग करते हो, 2 घंटे जिमिंग करते हो, आपको काफी अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स में जैसा आपने बताया।
स्पोर्ट्स में काफ़ी आपको अच्छा लगता है। भले स्पोर्ट्स लोग परस्यू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कैरियर के ऑप्शन के तौर पे इसको उतना फिजिबल, जैसा आपने कहा, ऐसा नहीं माना जाता, तो नहीं कर पाते। लेकिन चीज़ें बदल रही हैं, आपको चीज़ें, तो वही चीज़ें नेचुरली जो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करें और जिसमें अगर आप जाते हैं तो फिर आपको कोई एफर्ट नहीं लगता, एफर्टलेसली आप जो है उसमें खो जाते हैं। इसका है म्यूजिक एक लेवल के बाद आके म्यूजिक और म्यूजिशियन में कोई फर्क नहीं है, डांसर और डांस में कोई फर्क नहीं होता, पेंटर और पेंटिंग में कोई फर्क नहीं होता, दोनों एक हो जाते हैं। आपने संगीत म्यूजिक की देखिए ताकत, म्यूजिक में ताकत ऐसी होती है कि हमने सुना है कि तानसेन राग बल्हार गा के बारिश करवा देते थे। तो बहुत अनएक्सप्लोर्ड चीजें हैं जो इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि हम अपने पैशन को फॉलो नहीं करते हैं। और पैशन को फॉलो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमने उसको देखने की, जीवन को देखने की दृष्टि विकसित नहीं की है, अपनी फिलोसॉफी विकसित नहीं की है, कैसे देखना है, क्यों देखना है, इन सब चीजों को बैठ के सोचा नहीं। ये बहुत ही आवश्यक तत्व है कि इन सब चीजों को देखें, ठहर के सोचें कि हमारे लिए क्या वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, और जो जो चीज हमारी लर्निंग है उसको अनलर्न करके आगे बढ़े। नहीं, ये आपने बहुत सही बोला। अब इस पे एक क्वेश्चन आता है कि मैंने एज एन इंडिविजुअल अपनी एक फिलोसफी बना भी, ठीक है, ऑब्वियसली कोई भी आदमी इस चीज पे तो अग्री करेगा कि लेट्स से किसी ने अपनी फिलोसफी पे चल रहा है, तो एक होता है कलेक्टिव फिलोसफी जिसमें सोसाइटी चल रही है, एक मेरा इंडिविजुअल फिलोसफी हो गया। अब जनरली जब आप इंडिविजुअल फिलोसफी हो, आपने बना लिया है, फिर आप ट्रूथ सीकिंग फ्रेमवर्क पे चल रहे हो, तो आपकी मतलब थोड़ी सी ऑर्थोगोनैलिटी आ जाएगी सोसाइटी के फिलोसफी पे, ठीक है। तो फिर वो बहुत एक अनकन्वेंशनल आप प्रेजेंट हो गए सोसाइटी के साथ में। और बात ये भी है कि चलो आपने अपने आप को मना भी लिया कि चलो मुझे अनकन्वेंशनल होने से कोई दिक्कत नहीं है, बट आप कुछ करना चाहोगे तो आपको एक सोसाइटल सपोर्ट तो चाहिए, एक सोशल फैब्रिक का सपोर्ट चाहिए। कुछ भी आप लाइफ में बड़ा करना चाहो तो टीम वर्क एक होना चाहिए। तो आप आपकी एक अपनी फिलोसफी आ गई, फिर आप सामने वाले को कैसे कन्विंस करोगे कि आप मेरे साथ आओ, या फिर एक बेसिकली आप जेलअप कैसे करोगे अपने एनवायरनमेंट में विथ योर ओन फिलोसफी, सो दैट यू डोंट ऑफेंड द अदर पर्सन आल्सो, बट एट द सेम टाइम यू आर इन योर स्पेस आल्सो, दैट यू नीड योर स्पेस। इस पे क्या है? इसके लिए कोशिश की जा सकती है कि ऑफेंड ना करें, लेकिन कोई भी चेंज जो है, आप देखो, बड़ा चेंज भी बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, छोटे चेंज भी छोटा डिस्ट्रैक्शन होता है। अब ये प्रश्न हम सबके सामने है कि मेटामॉर्फोसिस चाहिए, पूरी तरीके से अपने आप को बदल देंगे। आपको नहीं जम रहा है पूरा सिस्टम, अपने आप पूरी तरीके से बदल देना, अपने आसपास की पूरी चीजों को बदल देना है, या फिर गांधी की तरह धीरे 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 सारे टूल्स को आजमाए, फिर आगे बढ़े, फिर आजमाए, फिर आगे बढ़े। तो ये भी एक तरीका है चलने का। तो आप उस चीज को देखें, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हर चीज की कीमत होती है, आपको कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप चेंज चाहते हो तो कहीं ना कहीं उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ लोग अपने होंगे, और इसी तरीके से ग्रोथ होता है। तो आप उस चीज को बिल्कुल नकार नहीं सकते कि लोग ऑफेंड नहीं होंगे, सोसाइटल जो प्रेशर्स हैं वो उसके प्रति आप जैसे ही कुछ चैलेंज करेंगे, जैसे कुछ अलग दिखेंगे। लेकिन आज जैसे कि जब शुरू में मैंने बताया कि आज समय थोड़ा बदल रहा है, कि आपका मार्केट और आपका जो एक नेटवर्क है, इको सिस्टम है, वो आपका पूरा इको सिस्टम के लिए जो लोग हैं कंपोनेंट के तौर पर, मान लिया कि आपके टीम वर्क के लिए लोग चाहिए, तो लाइक माइंडेड लोग आपको कितने चाहिए, आप ये सोचो, क्या आपको शुरू में कितने लोग चाहिए। आप अपने जीवन में ही देख लो अभी तक में, या मुश्किल से आपके 5, 10, 15 क्लोज फ्रेंड होंगे, और आप काफी खुश हो, वो आपके सपोर्ट सिस्टम है। उससे आगे बात होती है कि प्रोफेशनल तौर पर आप आगे बढ़ते तो आपको टीम बनाना। शुरू में जो आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए उसके लिए आप इतने ही लोग, और इतने लोग में मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके विचार में ताकत है, अगर आपने ओरिजिनलिटी है, तो इतने लोग शुरुआत में तो मिल ही जाते हैं, और धीरे धीरे ये काफिला बढ़ता जाता है। जो भी चेंज हुआ है, चाहे एप्पल का हो, चाहे सोशल मीडिया में फेसबुक का हो, जो जो बड़े बड़े चेंज सिलिकॉन वैली से आ रहे हैं, चाहे इंडिया से हुआ है, कोई व्यक्ति चलता है अकेला ही चलता है। गांधी ने जैसे सत्याग्रह सागर किया, तो अकेला ही चलता है, धीरे धीरे कारवा बनता चला जाता है। तो ये संभव है, ये किया जा सकता है, कई लोगों ने किया है, कई महापुरुषों ने किया है, उससे प्रेरणा ले सकते हैं, और अपने आप पे सेल्फ बिलीफ उस पर चल के मुझे लगता है कि फिजिबिलिटी है। या तो ये आ गई बात फिजिबिलिटी पे। फिर इसके बाद बात आती है कि जब आपने एक अपनी फिलोसफी बना ली है, तो जब मैं भी अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में पढ़ता हूँ तो अक्सर हमारे दोस्तों के बीच में ये बातें होती है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज वेरी टैलेंटेड गाय, मतलब ऑब्वियसली उसका टैलेंट अनमैच था, बट उसके पास एज अ फिलोसफर और एज अ गुरु, जो गुरु का कॉन्सेप्ट हमारे हिंदुइज्म में, तो एज अ गुरु एरिस्टोटल था उस समय का।
तो एरिस्टोटल के उसके लाइफ में बहुत बड़ा ही रोल था। एंड ऑब्वियसली अगर एरिस्टोटल नहीं होता तो शायद वो जितना अचीवमेंट किया हुआ है मे भी करता, बट हो सकता है 30-35 साल तक जाके करता। तो जब आप अपनी एक फिलॉसफी बनाते हो तो आपको एक जरूरत पड़ती है गुरु की भी। तो आप कैसे आप ढूंढोगे इस लाइफ में, इस अपने सोसाइटी में, कि कौन वो आपको एक मेंटोरशिप दे पाए, या फिर जिसको आप गुरु बोल पाओ, जिसको हाथ पकड़ के, या फिर जो आपको चेक्स एंड बैलेंसेस में रखे, ताकि आप आगे लाइफ में प्रोसीड कर पाओ। तो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट पर्सन? उसमें भी यही चीज है कि आप देखो कि आपके जो वैल्यूज से अलाइन कौन करता है। आपका अपने एक वैल्यू सिस्टम है जिसपे आपको डीप बिलीफ है, या अपनी क्षमता, या अपना एक जो लाइफ का कोर्स है उसके प्रति आपका जो डेडिकेशन है, तो आप उससे अलाइन कौन करता है। सारी दुनिया में कई सारे लोग हैं, आपका एक्सपोजर आजकल काफी बढ़ गया है, कई सारे थिंकर्स हैं, गुरुज हैं, सब कुछ है। बुक्स है, जैसे बुक कोई ऑथर होता है, किसी की बुक्स पढ़ते हैं, उसकी पूरी जीवन है, उसका पूरा जीवन, उसकी पूरी फिलोसॉफी है, किससे आप इम्प्रेस होते हैं। जैसे कि मैंने जब यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी उस समय हमारे कोर्स हिंदी साहित्य में शेखर एक जीवनी, हिंदी के प्रख्यात लेखक हुए आगे, तो उनकी कोर्स का पार्ट था शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी एक काफी मनोवैज्ञानिक, एक व्यक्ति के मनोविज्ञान और उसके उत्थान की कहानी है। एक आम मिडिल क्लास का लड़का, उसके बचपन से उसके युवा होने तक की कहानी है, उसका मनोविश्लेषण है कैसे, इसी तरीके का। उसकी बचपन से ये इच्छा रहती है कि टाइप नहीं, सिस्टम और इंस्टीट्यूशन जो टाइप बना, एक टाइप का स्कूल में जाओ, एक टाइप की बातें, एक टाइप का ड्रेस, आपको आउटलायर बनना है, वो उसको भी आउटलायर बनना था। वो उस बुक ने, उस नॉवेल ने मुझे मेरे जीवन को काफी प्रभावित किया। तो हम कह सकते हैं एक तरह से एक गुरु का काम, उनके लेखक अभी नहीं थे लेकिन उन्होंने काम किया, अपनी फिलोसॉफी से, अपनी कहानी से, रियल कहानी थी कहा जाता है। इसी तरीके से कई सारे लोग हैं। आपके गुरु अब जरूर नहीं है कि फिजिकली आपके साथ हो, अच्छी बात है, फिजिकली कोई उस तरीके का हो तो अच्छी बात है कि आप एक फिजिकल कांटेक्ट है, आई कांटेक्ट है, उस तरीके से आप सानिध्य में है, तो उसका एक अलग प्रभाव होता है। लेकिन ना भी हो, टेक्नोलॉजी के कारण हमारे पास में तो कई सारे प्रभाव हो सकते हैं। तो हमारे वैल्यू से कौन सा गुरु या किसकी बातें अलाइन करती है, और जरूरी नहीं है गुरु एक ही हो, आप किसी से कोई चीज ले सकते हैं, किसी से कोई दूसरी चीज ले सकते हैं, तो आपको वर्क करे वो आप ले सकते हैं। ये सारी चीजें गुरु के रूप में काम कर सकती है। गुरु को आप हम इस रूप में देखना चाहिए। टोटल एक व्यक्ति उस समय काल परिस्थिति के हिसाब से एक व्यक्ति मिल गया, उसने उसको चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गया, चाणक्य उनको मिल गया, ठीक है। लेकिन अब समय बदल गया, आपके पास में कई सारे ऑप्शन है, तो देखिए आपके लिए क्या वर्क करता है, उसके हिसाब से आप आगे बढ़े। ठीक है। तो जैसे आपने ये बुक की बात करी, वैसे ही बहुत सारी मोटिवेशंस आप सोशल मीडिया से ले सकते हो। आजकल ट्विटर पे आपको बहुत सारे लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग, अपना थॉट प्रोसेस डालते रहते हैं। फिर मतलब बहुत सारी चीजें आप बोल रहे हो कि नॉट नेसेसरली कि कोई फिजिकली आपके साथ प्रेजेंट हो और आपको कुछ बताते रहे, बट यू नीड टू सीक समथिंग आउटसाइड, कि आपको ये पता चलते रहे कि हाँ ये सारी चीजें हो रही हैं, इस चीज में मेरी इससे सिमिलैरिटी है, इसका जर्नी क्या था नहीं था, और उसके बेसिस पे मैं अपने विचारधारा आगे रख सकता हूँ या फिर कन्विक्शन बनाए रख सकता हूँ। ठीक है। बट फिर इस पे बात आती है कि चलो आपने अपनी फिलोसफी बना ली है, फिर बात आती है कन्विक्शन। कन्विक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर कन्विक्शन जनरली जब आप किसी भी ह्यूमन का जर्नी देखोगे तो स्टार्टिंग में, बचपन में आपके पास बहुत कन्विक्शन होता है, धीरे 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 ग्रेजुअली कन्विक्शन फेड होता है। तो इस कन्विक्शन को आप आगे कैसे बना के रखें, क्योंकि ये फेड नेचुरली, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो कन्विक्शन आपका फेड होता है। आप देखोगे जब आप 40 साल की उम्र के ऑन एन एवरेज लोगों से मिलोगे तो थोड़ा सा सेल्फ डाउट होता है उनके अंदर, और भी बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो ये कन्विक्शन मेरे हिसाब से तो एज के साथ बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सारी काम कर रहे हो, बहुत सारे लोगों से मिल रहे हो, आपका एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है। तो ये कन्विक्शन कैसे बढ़ते रहे, क्या हमें करना चाहिए कि कन्विक्शन आपका बढ़ते रहे अपने आप में, और ऐसा भी नहीं हो कि भाई लोग आपको फिर डिल्यूजनली बोलने लगे कि भाई ऐसा विदाउट एनी डेटा पॉइंट का कन्विक्शन नहीं हो। तो इसको कैसे अप्रोच करें लाइफ में? देखिए, सेल्फ डाउट जहाँ तक बात है कि वाइल ग्रोइंग, वाइल इवॉल्विंग, सेल्फ डाउट अपने में आना, अपने डिसीजंस के लिए, अपने अपने द्वारा लिए गए निर्णयों के प्रति सेल्फ डाउट आना एक काफी नेचुरल प्रोसेस है। हर व्यक्ति में आता है ये चीज, हर व्यक्ति उस जर्नी से गुजरता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, ये सारी चीज। मेरा ऐसा मानना है कि ये उतनी बुरी बात नहीं है सेल्फ डाउट का। हाँ, ये अगर कंटिन्यू कर जाए कि आपको डिमोलिश कर दे, आपको पूरी तरीके से आपको
आपकी कन्विक्शन को खत्म कर दे तो ये बुरी बात है। कि सेल्फ डाउट आते जाते रहना, उस पर वर्क करके उसको ओवरकम करके आप आगे बढ़ते हो, अच्छी बात है। तो आपको सेल्फ डाउट इस प्रोसेस में आपको ये चीज देखना है कि आपका वैल्यू सिस्टम जो है जो हमेशा आपके लिए वर्क किया है। कन्विक्शन से पहले एक वैल्यू सिस्टम, काउंटेस दोनों एक ही बात है, लेकिन जो आप हमेशा ये देखना है कि एक कोटेशन भी काफी अच्छा है कि मिरर के सामने खड़े होके आप देखो और देखो कि आप वही व्यक्ति हो जो कि इतने सालों के बाद यहाँ तक पहुंचा, और अपने ट्रायल्स एंड ट्राइबुलेशंस को देखो कि आपने क्या क्या खोया और क्या क्या पाया। इससे पहले जीवन में कई समस्याएं होंगी, लगता हो आप इनसरमाउंटेबल, हाउ आई विल सरपास इट, यू सरपास्ड इट। सो तो क्या वर्क किया है ऐसे मोमेंट्स में, पीछे में क्या वर्क किया है। तो जो चीज़ पहले वर्क आप जो हो एक रॉ मटेरियल और आपका एक वैल्यू सिस्टम हो, तो आपके लिए वर्क किया हो वो चीज़ एक ट्रिगर पॉइंट, एक मोटिवेशन के तौर पे, तो आगे भी वर्क करेगी। उसमें एक बिलीफ रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ की इसके लिए फिर से फिलोसॉफी, जैसे कि मैं अपने तौर पे लेता हूँ कि प्रारब्ध का जो कॉन्सेप्ट है, डेस्टिनी का है, ये आपको काफी लिबरेट करता है। ऐसा नहीं, ये पेसिमिस्टिक आपको नहीं मार। कई लोग कहते हैं कि प्रारब्ध और डेस्टिनी की बात करते हो तो आप पेसिमिस्टिक बोलो ना, पेसिमिस्टिक नहीं, ये आपको लिबरेट करता है। जो काम आप करना है आपको वो करना ही करना है, लेकिन आप ये मानते हो कि हाँ एक शक्ति है, कुछ निर्धारित चीजें हैं जो ऐसे जो होनी है वैसे होगी, जो होनी है होगी, जो आपको करना, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया वो आप करोगे। लेकिन ये मानते हो कि जैसे हरिवंश राय बच्चन ने कहा, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। इस तरीके एक लिमिटेड तौर पे इसको भी हम लेके चल सकते हैं जो आपको काफी मदद करे। तो कन्विक्शन इस तरीके से मजबूत हो सकता है कि आप ये देखो कि पास्ट में आपके जो संकट के समय में आपका जो डार्क पीरियड था, डार्क नाइट ऑफ सोल्स, उसमें क्या वर्क किया है। उसमें आपने आत्ममंथन किया, उसमें उस चरनी में आप गए तो आपने पाया कि वो एक सेल्फ बिलीफ था, मैं सही रास्ते पे हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ, इससे ये वर्क किया, अंदर से एक आवाज आती है, वो वर्क आपको किया, आज भी करेगा। तो हमेशा इसको जिंदा रखो और उसी के साथ आप आगे बढ़ो। और ये देखो काफी होमोजीनस ये चीज, जो व्यक्ति कहीं कुछ बना है, आगे बढ़ा, जिसको सेलिब्रिटी, जिसको हम आइडलाइज करते हैं, उसके लाइफ में यही फेज है कि सेल्फ डाउट आया, फिर सेल्फ डाउट से निकला, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक कन्विक्शन था, उसको छोटी सी आवाज, एक मध्यम सी आवाज अंदर से आती है, उसको उसने सुना और फिर वो आगे बढ़ा। काफी नेचुरल प्रोग्रेशन है ह्यूमन बीइंग का, और जो हमारे जिसको हम आइडलाइज करते हैं सारे लोगों का, उस तरीके से हम भी आगे बढ़ सकते हैं। ये प्रारंभ का कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छा बोला। आई थिंक ये एपिसोड में भी हमारे एंड के लिए प्रारब्ध तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब हम लोग प्रारब्ध पे छोड़ सकते हैं। बट एक लास्ट में मैं बस ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ, उसके बाद वी कैन कंक्लूड फॉर द व्यूअर्स कि इन होल प्रोसेस ऑफ दिस जर्नी, जो भी आप कुछ कर रहे हो, आपकी विचारधाराएं चेंज होंगी, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होंगी। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है कि डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली। इस पे क्या आपका व्यू पॉइंट है कि कितना सीरियसली आदमी को लेना चाहिए अपने आप को? लाइक पीपल शुड हैव फन ऑन देमसेल्फ, अपना भी मजाक उड़ाएं और पूरे जर्नी को एक एंजॉय करें। मतलब ऐसा तो है नहीं कि यार आप आज के आज लेट्स से आप एग्जिस्ट करना बंद कर दोगे तो दुनिया चलना बंद कर देगी। तो कितना सीरियसली आदमी ले अपने विचारधारा को, अपने बहुत लोगों का हम लोग देखते हैं कि अपने कन्विक्शन के हिसाब से, भले ही उनका कन्विक्शन सही है वो, लेकिन बहुत रिजिड हो जाता है, और वो रिजिड इतने ज्यादा हो जाते हैं कि किसी के साथ वो बैठ भी नहीं पाएंगे, इस टाइप का हो जाता है। तो आदमी अपनी फिलॉसफी बनाए, लेकिन कितना रिजिड रखे उस फिलॉसफी के और कितना अपने आप को सीरियसली ले। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें फिर से आपको, जैसे मैंने शेक्सपियर के कोटेशन का एग्जाम्पल दिया, तो उसी से मिलता जुलता चीज है कि ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व, माइंडफुलनेस, ये सारी चीजों का एक ही मतलब है। आप कोई चीज हासिल कर रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो अपने आप को क्या आप डिस्टेंस से देख सकते हो। ये एक पर्सनैलिटी है, दूसरा एक सोल है। सोल जो काफी इंटरनल चीज है, इसको परिभाषित नहीं करेंगे, ये काफी इंटरनल चीज है जो कि न्यूट्रल होके बिना किसी बायसेस के उस पर्सनैलिटी को देख सकते, जिसको आप
पर्टिकुलर नाम, पर्टिकुलर पदवी से जान रहे, पर्टिकुलर अकम्प्लिशमेंट से जान रहे, इसको देख सकते हैं। क्या न्यूट्रल तौर पे सोल आपका जो है उस पर्सनालिटी को देख सकता है, एक डिस्टेंस क्रिएट कर पा रहे हो क्या ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व में। ये प्रोसेस में अगर हम आप जाते हैं, ये काफ़ी आवश्यक है। हमारे भारतीय दर्शन में इस चीज पे काफी जोर दिया गया है और ये काफी वर्क भी करता है। एक डिस्टेंस क्रिएट करो अपने अकम्प्लिशमेंट से, क्योंकि आप ये सोच के देखो कि जो कुछ भी आप हासिल करते हो उसमें शुरुआत में आपने बात की नेचर नर्चर की बात की, उसमें आपका इंडिविजुअल एफर्ट कितना है और जो बाहरी फैक्टर्स हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, लक भी होता है जिसको आप कहीं से कुछ चीज हो जाती है, सही समय पे सही व्यक्ति का होना, तो आपके होने में, आपके पाने में आपका एफर्ट तो है, लेकिन एफर्ट्स के अलावा कई सारी बाहरी फैक्टर्स का भी हिस्सा है। आप एक पर्टिकुलर फैमिली में जन्म लिए, कैसे हुआ? आप ऐसे फैमिली में जन्म लिए जहाँ पे आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा खाने पीने के लिए। कई सारे परिवार, कई सारे बच्चे से पैदा होते हैं, स्ट्रगल, फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये फैक्टर है। आपकी शिक्षा दीक्षा, आपका एक्सपोजर, आप बचपन से ही मान लिया कि आपका एनवायरमेंट सिलिकॉन वैली वाला है, जहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन आप विचारों में लग छोड़ दो, वो पीरियड, फिर आप किस पीरियड में जन्म लेते हैं? आज जेनजी का जमाना है, कुछ लोग नहीं, हमारे जैसे आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग मिलेनियल्स हैं, ठीक है, हमारा अनुभव का क्षेत्र कैसा रहा है। तो इस बहुत सारे फैक्टर्स को आप देख के, उन सारे अवयवों के कारण आप आज एक व्यक्ति इसके तौर पे, एक उपलब्धि के तौर पे ऐसे स्थापित हो गए। इन सब चीजों को आप समझते हैं तो अपने आप को आप सीरियसली नहीं लेना तो नहीं चाहिए। बट एट द सेम टाइम चूंकि आप एक स्ट्रक्चर में है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो मैं बोलना पड़ेगा, मैं या अपनी चीजें बताओगे, मैं कोई बुराई नहीं, लेकिन वो चीज आपके सर पे चढ़ना नहीं चाहिए, जिसको हम ईगो कहते हैं। तो अपने आप को अगर सीरियसली नहीं लोगे, आप ये मानो कि आप में भी गलती हो सकती है, इसलिए मैंने इवॉल्विंग की बात की, इवॉल्व करते जाना, तब फिलोसॉफी स्टैटिक नहीं होना चाहिए, इवॉल्व करते रहना चाहिए। कई सारे अनुभव आएंगे, एक फिक्स माइंड सेट, एक डोमेटिक माइंड सेट के साथ नहीं आगे बढ़ना, उसको इवॉल्व करते जाइए। और प्रारंभ, जैसे मैंने कहा कि मैं इसको इस रूप में लेता हूँ यूटिलिटी के तौर पर, इसको एक दार्शनिक तौर पर नहीं लेता हूँ, एक लिबरेटिंग फैक्टर है मेरे लिए। चलो मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अब जो है देखते हैं, तो मुझे लिबरेट करता है। तो इस तरीके से प्रारंभ को मैं लेता हूँ और ये मेरे लिए वर्क करता है। ये बहुत अच्छे टॉपिक पे आपने इंडिया इवोल्यूशन, और मुझे मन तो कर रहा है इस पे भी बात करने का, बट आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो ये इवोल्यूशन पे नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बात कर सकते हैं। बट कंक्लूडिंग थॉट आई थिंक यही रहेगा कि लाइक आप अपनी फिलोसफी बनाएं, और आई थिंक बी मोर एक्शन ओरिएंटेड, बिकॉज एक्शन क्रिएट्स मोर इन्फॉर्मेशन। तो आप एक्शन ओरिएंटेड रहे तो आपको खुद ब खुद बहुत सारी चीजें पता चलती रहेगी। क्योंकि अगर आप एक जर्नी का पार्ट रहोगे, आपकी खुद की जर्नी है, उस चीज का पार्ट रहोगे, तो आपको बहुत कुछ खुद ब खुद पता चलते जाएगा। और विद टाइम आप खुद ही आप देखोगे कि आप में एक इवोल्यूशन हो रहा है और आप बेटर देख पा रहे हो चीजों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक्शन ओरिएंटेड रहे। और जो लास्ट में हम लोग ने बात करी कि यार उतना भी अपने आप को सीरियसली मत लो कि आप जो छोटी मोटी चीजें लाइफ में वही एंजॉय नहीं कर पाओ। तो ये आई थिंक वी कैन कंक्लूड इट हियर। अगर आप कुछ और बोलना चाहें। नहीं, बस मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, इतना ही हम लोग समझ लें। इसका एक दशमांश भी, सवांश भी, शतवांश भी हम कर पाए, हमारे जीवन काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद।